ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर चर्चा शुरू की जाए, विश्लेषण शुरू किया जाए, उससे पहले आप देखिए कि कौन सी खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत वनस्पति तेल की खबर के साथ। अचानक क्यों उछला वनस्पति तेल का आयात? दिल्ली में खत्म होगी ओला उबर की सर्च प्राइसिंग। बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट में बदलाव की तैयारी। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना भारत। जीएसटी चोरी पर सख्ती की तैयारी। और घटा नहीं, बढ़ गया अदानी समूह पर कर्ज। जी हां, इतने दिन से बातें ये चल रही थी कि कर्ज घटाने की तैयारी कर रही है कंपनी। कई तरीके से प्रयास भी किए जा रहे थे, लेकिन कर्ज घटने की जगह एक तिमाही में देखें तो बढ़ गया। क्या कुछ बढ़ गया, कितना बढ़ गया, किस नेचर का कर्ज बढ़ा और आगे क्या होगा, ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस होंगी मनी सेंट्रल में। देश की अधिकतर मंडियों में रबी और खरीफ फसलों के दाम समर्थन मूल्य के नीचे चले गए हैं, जिस वजह से ग्रामीण कमाई प्रभावित होने की आशंका है। रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान की वजह से सरसों, चना और मक्का का भाव समर्थन मूल्य के नीचे चला गया। इन फसलों के भाव को सहारा देने के लिए सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य पर खरीद भी हो रही है, लेकिन मंडियों में भाव समर्थन मूल्य के नीचे बने हुए हैं। अब मंडियों में चलते हैं तो राजस्थान की ज़्यादातर मंडियों में सरसों का भाव 5450 रुपये के एमएसपी से नीचे है। मध्य प्रदेश में अधिकतर मंडियों में चने का भाव उसके एमएसपी 5335 रुपये से नीचे है, और ऐसा ही कुछ हाल मक्का का है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में फिर से गिरावट देखी जा रही है। इस वजह से प्याज किसानों को घाटा हो रहा है। सर, आने वाले दिनों में आपको लगता है ये जो कीमतें टूटी हैं, सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद भी कर रही है, कुछ कीमतें सुधरेंगी, संभावना है? शुभम, खाद्य अर्थव्यवस्था के एक हिस्से में हमें महंगाई दिख रही है अनाजों की स्थिति में, मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण, और दूसरी तरफ एक अजीब सी परिस्थिति, एक जटिल परिस्थिति बन रही है। और तीन अलग अलग फसलों के बारे में बाजार से जो आकलन हमारे पास आ रहे हैं वो थोड़े जटिल और उलझे हुए हैं। तीनों अलग अलग फसलें और तीनों का अलग अलग परिदृश्य आउटलुक है। मक्के को लेकर मक्के की कीमत समर्थन मूल्य से नीचे है। सरकार एक सीमा से अधिक सपोर्ट नहीं कर सकती। संभावना यही है कि यदि सरकार मक्के का निर्यात खोले और कैटल फीड में इसका इस्तेमाल शुरू हो और दुनिया में जाए तो शायद बाजार में कुछ कीमतें बढ़ सकती हैं और मक्का उत्पादकों को फायदा मिल सकता है। हमें याद होगा कि सरकार ने टूटे हुए चावल के निर्यात पर को सीमित करने की कोशिश की थी पिछले साल, जब बाजार में अनाज की कीमतें बढ़ी थी, क्योंकि टूटे हुए चावल का बड़ा हिस्सा कैटल फीड में जाता है। तो मक्के की कीमतों में सरकार निर्यात के रास्ते थोड़ी मदद पहुंचा सकती है। चने को लेकर गहरी दुविधा है। चने की कीमत में जो इस समय गिरावट दिख रही है, उसमें सरकार एक सीमा से अधिक सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार सीमित स्तर पर एमएसपी से खरीद कर सकती है। तो इन कीमतों में दबाव बने रहने की संभावना है। और यहाँ असर ये दिख रहा है कि शायद जो सरकार ने दालों की कमी की संभावना को आंकते हुए इंपोर्ट खोला था, उसका असर बाजार में सेंटीमेंट पर पड़ रहा है। सरसों एक तीसरी फसल है। सरसों का रिश्ता भारत में एक और बड़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम से खबर से, जिसे शुभम आपको बाद में बताएंगे। सरसों की कीमत में, हालांकि भारत में खाद्य तेल की मांग ज़्यादा है, पर सरसों की कीमतों में अचानक एमएसपी से नीचे जाने की दो वजह हैं। एक तो खरीफ की फसल आने के साथ सरसों की कीमत पर दबाव बना है, और दूसरा भारत में खाद्य तेल का आयात तेजी से बढ़ा है, जिसने सरसों को लेकर सेंटीमेंट पर असर किया है। लेकिन इस खबर को हम पहले सुन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और तिलहन की कीमतों में आई गिरावट की वजह से हाल के कुछ महीनों के दौरान देश में वनस्पति तेल का आयात तेजी से बढ़ा है। नवंबर से शुरू हुए ऑयल ईयर में 2022-23 में शुरुआती 5 महीने बीते हैं और इसमें वनस्पति तेल का आयात 22% बढ़ गया है। देश में इस दौरान 70 लाख टन से ज़्यादा का वनस्पति तेल आयात हुआ है, जबकि 2021-22 में 5 महीने में करीब 58 लाख टन तेल का आयात हुआ था। सर, इतना आयात अचानक क्यों बढ़ गया? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेजी का दौर था सोयाबीन और पाम ऑयल की कीमतों में, उसमें गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब आपूर्ति बेहतर हुई है। उस आपूर्ति बेहतर होने के कारण आयातक सस्ती कीमत पर दुनिया से तेल का आयात कर रहे हैं भारतीय बाजार में संभावनाओं को देखते हुए। और ये सस्ता आयात भारतीय कीमतों के हिसाब से तभी सस्ता है क्योंकि भारतीय बाजार में कीमतें बढ़ी हुई, उनमें कमी तो नहीं आई। महंगाई की दर जरूर घटी है, लेकिन जो कीमतें खाद्य तेल की बढ़ चुकी हैं वो वहीं मौजूद हैं। अगर आप इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखें तो खाद्य तेल की महंगाई में फूड वेजिटेबल ऑयल और एडिबल ऑयल्स की महंगाई में करीब 7% के आसपास की गिरावट दिखती है। लेकिन अभी जो मूल्य के अंतर का फ़ायदा है उन आयातकों के पास है। इसका सीधा असर हमें सरसों और सोयाबीन की कीमतों पर बाजार में दिखाई दिया, जो हमने आपको शुरुआत में बताया था। तो तेल इकोनॉमी में ये बड़ा बदलाव जो पिछले 2-3 महीनों में आया,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते होने के कारण उसका असर हमें दिख रहा है। मूल रूप से ये व्यवस्था दोनों तरह से ग्रामीण इलाकों के लिए चुनौती है, क्योंकि भारत में अभी 3-4 साल बीते हैं शुभम, जब एक लंबा समय था जब कृषि उत्पादों की कीमतों में डिफ्लेशन की स्थिति थी। अभी भी कई उत्पादों की कीमतों में डिफ्लेशन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, यानी उनकी कीमतें लागत से नीचे चली गई हैं। अगर आप एमएसपी से नीचे माने तो एमएसपी की गणना लागत का बेंचमार्क है। सरकार ये बताती है कि किसी फसल की इतनी लागत होगी और उसी के आधार पर वो समर्थन मूल्य तय करती है। तो अब बाजार में उनकी कीमतें लागत से नीचे चली गई हैं। सरकार इसमें समर्थन मूल्य के जरिए कितनी मदद कर पाएगी, कितना अनाज, कितनी फसल खरीद पाएगी, ये बाद में तय होगा। इसका असर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों की आय पर और किसानों की आय पर दिखाई देगा। ओला उबर जैसे कैब एग्रीगेटर अब ऊंची डिमांड के वक्त किराया नहीं बढ़ा पाएंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने ऐप आधारित कैब ऑपरेटर के लिए तैयार कई नीति में सरचार्ज का प्रावधान खत्म कर दिया है, ऐसा प्रस्ताव दिया है। नीति लागू होने के बाद ओला उबर सरकार की ओर से तय किराए के हिसाब से ही ग्राहकों से किराया वसूल पाएंगे। सामान्य टैक्सी संचालकों और ऑनलाइन कैब के बीच किराए के एक समान बनाने के लिए सर्च प्राइसिंग सिस्टम को खत्म किए जाने का प्रस्ताव आया है। सर, ये सर्च प्राइसिंग कैसे काम करती थी और अब इसका क्या असर पड़ेगा? जो लोग दिल्ली शहर में और कुछ और अन्य शहरों में ओला और उबर की वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, वो सर्च प्राइसिंग के हमेशा शिकार होते रहते हैं। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच ऑफिस से लोग घर जाने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट की मांग ज़्यादा होती है, और ओला और उबर कंपनियों जैसी जो कैब ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने इस हिस्से के लिए कीमतों को बढ़ाकर तय किया था, जिसे सर्च प्राइसिंग कहते हैं। और यहाँ पर कई बार तो मांग के कारण कीमतें दोगुनी तक हो जाती थी, किराया दोगुना तक हो जाता था। जो नियम था पहले दिल्ली में दिल्ली सरकार ने बनाया था टैक्सियों के लिए, उसमें दोगुने तक सर्च प्राइसिंग की इजाज़त भी मिलती थी, दोगुनी तक सर्च प्राइसिंग वसूल की जा सकती थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि कंपनियों को इस पर अब पाबंदी लगाई जाएगी। वे पूरे दिन में जो एक किराए की दर होगी उसी के दर पर ग्राहकों को टैक्सी की सेवा दे पाएंगी, और इसका असर हमें इन कंपनियों के कामकाज पर दिखाई देगा। इसके 2 बड़े असर हमें आने वाले समय में दिखेंगे शुभम। एक तो ये कि कंपनियां अब अपना जनरल किराया बढ़ाने के लिए दबाव बनाएंगी, क्योंकि सामान्य रूप से पीक आवर्स में वो एक्स्ट्रा चार्ज करके अपने किराए के प्रोसेस को बैलेंस रखती थी और बाकी किराया कम रहता था। और दबाव इस बात पर बनेगा कि या तो किराया बढ़ाया जाए, जिसका असर भी उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा, या फिर पीक आवर्स में टैक्सियों की कमी की संभावना भी हमें दिखाई देगी। इसके साथ ये संकेत भी मिल रहे हैं कि शायद दिल्ली सरकार जो शेयरिंग टैक्सी की व्यवस्था है उसे भी रोकने जा रही है, इसकी भी संभावना बनती दिख रही है। घर खरीदने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट पर काम करने के लिए समिति का गठन करने का फैसला किया है। समिति के सदस्यों में न्यायाधीश, राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता आयोग, विभिन्न उपभोक्ता निकाय, वकीलों के साथ साथ उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के लोग भी शामिल होंगे। ये समिति अगले 3 महीने में गठित होने की उम्मीद है। सर, क्यों की जा रही है समिति गठित, क्यों किया जा रहा है ये सब? शिवम, ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है, और जो लोग मकान खरीदने जा रहे हैं वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट, यानी जो मकान बनाने वाला बिल्डर है और ग्राहक को जिस संधि और सहमति के तहत वो मकान बेचता है, उसमें होने वाली दिक्कतों से परेशान रहते हैं। इसका कोई मॉडल ढांचा नहीं है। बिल्डर अपने तरीके से शर्तें रखते हैं, बायर्स खरीदने वालों को ये पता नहीं होता कि उनको किन शर्तों के तहत बांधा जाना है। सामान्य रूप से वित्तीय साक्षरता या कानूनी साक्षरता भारत में सीमित है, और इसलिए बाद में बिल्डर की शर्तों के आधार पर जो बायर है उसे बहुत सारे चार्ज, बहुत सारी सुविधाओं से या तो वंचित किया जाता है, बहुत ज़्यादा चार्जेस के लिए अलग से पैसा देने के लिए कहा जाता है। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने विभिन्न कंज्यूमर बॉडीज़ को मिलाकर, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने की तैयारी शुरू की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और सारे राज्य सरकारें भी इसमें शामिल हैं। तो इससे कम से कम भारत में एक स्थायी मॉडल एग्रीमेंट तो होगा, चाहे मकान आप किसी भी शहर में खरीदें, किसी भी राज्य में खरीदें, लेकिन उस एक मॉडल एग्रीमेंट के तहत ही बिल्डर आपको मकान बेचेगा। और इसमें वो सारी शर्तें डिफाइन की जाने की संभावना है, जिसमें कि में बायर्स और बिल्डर दोनों के हितों की सुरक्षा की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में एक बार दखल दिया था, इसलिए शायद ये उसका भी असर माना जा रहा है कि इन विवादों को देखते हुए भारत में एक मानक समझौता प्रणाली व्यवस्था स्थापित की जाए, जिससे कि बिल्डर और बायर्स के बीच में आगे डिस्प्यूट्स ना हो। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इंपोर्ट पर लगे आयात शुल्क के मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के खिलाफ आए फैसले के बाद भारत सरकार फैसले को WTO के ऊपरी पैनल में चुनौती दे सकती है।
WTO ने भारत की तरफ से आयात पर लगे इंपोर्ट टैक्स को जायज़ नहीं ठहराया था। इस इंपोर्ट टैक्स के खिलाफ यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान ने WTO में चुनौती दी थी। सर, ऊपर से कुछ राहत मिलने के ऊपर है, उम्मीद है? हमने कल इस पर विस्तार से चर्चा की थी। सरकार में काफ़ी सनसनी है और काफ़ी असर हुआ इसको, और इसे लेकर अब कॉमर्स मिनिस्ट्री के वाणिज्य मंत्रालय के अंदर तरह तरह की रणनीतियाँ बनना शुरू हो गई हैं, जिसमें कि जो अपीलेट अथॉरिटी की बॉडी है उसमें जाकर इसे अपील किया जाएगा। यही तरीका है WTO में कि WTO में जब फैसला आता है तो उसके बाद किसी देश को ऊपर की जो विवाद निस्तारण समिति है उसमें जाकर अपील करना पड़ता है, जिसे मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, जहाँ पर डिस्प्यूट्स का या विवादों का निस्तारण होता है। और उस निस्तारण के समय ये स्पष्ट होगा कि उसके बाद ही पता चलेगा कि इस फैसले में क्या होगा। इस बीच में सरकार ने अपनी तरफ से इन संकेतों को ये भी संकेत दिए हैं कि मौजूदा भारत की जो PLI स्कीम है इस पर फिलहाल इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पर महत्वपूर्ण बात जानना ज़रूरी है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट है और एक सारी कंपनियों को इन्फ्लुएंस करता है जो भारत में सामान बेच रही हैं, आयात कर रही हैं, निवेश कर रही हैं, तो वे इस मामले पर इस पर स्पष्टता का इंतज़ार ज़रूर करेंगी, क्योंकि WTO के वर्डिक्ट या डिस्प्यूट में WTO के जब ऐसे वर्डिक्ट आते हैं तो दुनिया के देशों को उनका सिग्नेटरी होने के कारण उन्हें मानना पड़ता है। सिंगापुर में विदेशी निवेशक निफ्टी में जो ट्रेडिंग करते थे, अब वो गुजरात के गिफ्ट सिटी में शिफ्ट हो जाएगी। सिंगापुर निफ्टी को देखकर ही भारतीय बाजारों का रुख भांपा जाता था। 3 जुलाई तक ब्रोकर्स को सौदे काटने का वक्त दिया गया। 3 तारीख के बाद डॉलर में होने वाले सभी निफ्टी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सीधे तौर पर NSE IFSC पर ट्रेड होंगे। सर, ऐसा क्यों किया जा रहा है? सिंगापुर निफ्टी डॉलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। सिंगापुर निफ्टी में जो भी ट्रेड होते हैं वो डॉलर से केंद्रित हैं, क्योंकि जो रुपए में वाले ट्रेड हैं वो तो भारत में ही होते हैं। तो NSE का एक डेरिवेटिव, NSE सूचकांक का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा या उसका एक प्रतिनिधि इंस्ट्रूमेंट जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, उसकी ट्रेडिंग सिंगापुर में होती थी। और सिंगापुर निफ्टी चूंकि भारतीय बाजार से पहले वहाँ ट्रेडिंग शुरू होती थी तो उसका असर हमें दिखाई देता था। उस असर को यह भी माना जाता था कि भारतीय बाजार के बारे में प्रतिदिन विदेशी निवेशक कैसा रुख रखते हैं। सरकार ने जब से गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई और उसके बाद इस पूरे प्रयास किए केंद्र सरकार ने कि इस गिफ्ट सिटी को किसी तरह से संचालन की परिस्थिति में लाया जा सके, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम यही हो सकता था कि भारत में जो सिंगापुर निफ्टी की ट्रेडिंग ऑफशोर में होती है उसे भारत में गिफ्ट सिटी में लाया जाए। तो वो प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, जिसके तहत जुलाई के बाद सिंगापुर निफ्टी में डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड बंद हो जाएंगे और उन्हें यहाँ सिंगापुर गुजरात की गिफ्ट सिटी से NSE के डेरिवेटिव ट्रेडिंग में शुरू किया जाएगा। इसके पीछे एक और मकसद था। मकसद दूसरा ये भी था, एक तो गिफ्ट सिटी को खड़ा करना और तैयार करना और इसे लोकप्रिय बनाना था। अभी गुजरात की गिफ्ट सिटी के पास कुछ भारत के टोटल फिनेंशियल आर्किटेक्चर में कोई बड़ी जगह नहीं है उसके पास, बाकी ढांचे में। तो जब तक वहाँ कोई बड़ा ट्रेडिंग शुरू नहीं होगी तब तक उसके लिए उसकी लोकप्रियता का और वहाँ लोगों के निवेश का रास्ता नहीं खुलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारत सरकार चाहती थी कि विदेशी निवेशक जो भारत में बड़े सौदे करते हैं वो सिंगापुर में बेस होकर करते हैं, और उन सौदों की जानकारी, उनके कामकाज की जानकारी, उनकी पारदर्शिता की जानकारी नहीं होती, क्योंकि सारे ट्रेड डॉलर में सिंगापुर से होते हैं। इससे ये भी कोशिश की गई है, उम्मीद की गई है कि धीमे धीमे विदेशी निवेशक अपनी शाखाएं, अपना निवेश, अपनी व्यवस्थाओं को भारत में शिफ्ट करेंगे और फिर यहाँ से वो ट्रेड करना शुरू करेंगे। दूसरा मकसद यह था, और आपको याद होगा कि सेबी लगातार विदेशी निवेशकों से उनके कामकाज के बारे में पड़ताल करती रही है। सर, क्या फ़ायदे होंगे इसके? फ़ायदे तात्कालिक तौर पर जो कोशिश है सबसे बड़ी, जो इसके पीछे की प्रमुख कोशिश है, ये तो देखना होगा कि सिंगापुर निफ्टी में डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड होने के बाद कितना ट्रेड आता है। इसमें कमी भी आ सकती है, इस बात की संभावना है, लेकिन अभी देखना होगा, क्योंकि 3 जुलाई तक जब सारे मौजूदा सौदे कट जाएंगे और उसके बाद ट्रेडिंग शुरू होगी तो देखना होगा। पर एक चीज़ जो देखने के लायक होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्सुकता है कि क्या विदेशी निवेशक इस कोशिश के बाद सिंगापुर से अपने कामकाज को भारत में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अगर वो शिफ्ट नहीं करते हैं तो इसका पूरा मकसद स्पष्ट हासिल नहीं होगा। और विदेशी निवेशकों को फिलहाल अभी सिंगापुर में जिस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं वो भारत में नहीं उपलब्ध हैं। एक तो सिंगापुर में पारदर्शिता के सवाल नहीं है, विदेशी निवेशक दुनिया में से कहीं से भी फंड लाकर सिंगापुर से ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ भारत के नियामकों को हमेशा परेशान करती रहती है कि विदेशी निवेशकों की ट्रेडिंग सिंगापुर के माध्यम से होती थी और उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती थी। जो संकेत हमें मिल रहे हैं, जो उसके बारे में हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उनका मानना था कि विदेशी निवेशक फिलहाल जिन सुविधाओं को हासिल कर रहे हैं, टैक्स से रिलेटेड, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, बाकी सुविधाओं से जुड़ी हुई जो सुविधाएं उन्हें सिंगापुर में मिली हैं, वो शायद वो छोड़कर भारत आने को तैयार नहीं होंगे। तो वो ट्रेड भले ही भारत के गुजरात गिफ्ट सिटी से करें, लेकिन उनके कामकाज पूरी तरह से सिंगापुर से ही संचालित होते रहेंगे। बड़ी बात यह है, देखना ये होगा कि कारोबार शिफ्ट होता है या नहीं होता है। जितने रुपए की ट्रेडिंग टर्नओवर सिंगापुर निफ्टी से होता था, क्या उतने रुपए का ट्रेडिंग टर्नओवर गिफ्ट सिटी से हो पाता है या नहीं।
एमएसएमई सेक्टर में फंसे कर्जों की रिकवरी के लिए सरकार ने जिस प्रीपैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया यानी पीपीआईआरपी को शुरू किया था वह बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, सफल होते नहीं दिख रहा। इस प्रक्रिया को सरकार ने 2 साल पहले शुरू किया था और 2 साल में इसके सामने समाधान के लिए सिर्फ 4 मामले आए। बैंकों को डर है कि इस प्रक्रिया के जरिए कर्ज वसूली के लिए उन्हें बड़े हेयर कट लेने पड़ेंगे। हेयर कट का मतलब ये है कि 100 रुपये का कर्ज अगर फंसा है तो आपको जब ये निस्तारण होगा, जब ये समाधान होगा, तो आपको मान लीजिए अगर 10 रुपये मिले तो 90% का हेयर कट, यानी कि उतना कर्ज आपने माफ़ कर दिया। ऐसे में पीपीआईआरपी के रास्ते वसूली में रुचि बैंक नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें ये डर है कि बड़े हेयर कट लेने पड़ेंगे। सर, ये सॉल्यूशन क्या था दरअसल? सोल्यूशन यही था कि जो अभी तक आईबीसी पूरी तरह बड़ी कंपनियों के लिए है। बड़ी कंपनियां जब डिफ़ॉल्ट होती हैं, अपने कर्ज नहीं चुका पाती हैं, तो वो बैंक्रप्सी अदालत की शरण में जाती हैं। वहाँ बैंक और कंपनी के बीच में एक लेन देन का समझौता होता है, संपत्ति बेचने की कोशिश की जाती। कोई जो खरीदने वाला संपत्ति है वो बैंक से के कर्ज का हिस्सा चुकाता है, जिसे शुभम ने आपको बताया कि बचा हुआ हिस्सा हेयर कट के तौर पर लिया जाता है। तो बड़े बैंक और बड़ी कंपनियों के मामले में तो ये प्रक्रिया चल रही थी, पर छोटे उद्योगों की समस्या ज़्यादा गहरी है। और इस पहल की असफलता में बता रही है कि अगर आप कल मूडीज़ की रिपोर्ट से जोड़ने की कोशिश करें तो भारत में अगले साल बड़े पैमाने पर छोटी कंपनियों के डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं और उनके लिए कोई एग्जिट विंडो उपलब्ध नहीं है। इस एग्जिट विंडो में ये तय किया गया था कि इस प्रक्रिया में एक प्री पैकेज सोल्यूशन बनाया जाएगा। उस प्री पैकेज सोल्यूशन में कोई कंपनी और उसके ऊपर जो बकाया बैंक का कर्ज है उसकी कटौती का समझौता बनाकर आईबीसी के सामने लाया जाएगा और बैंक उतना नुकसान अपने लिए लेगा और उसके बाद वो कंपनी उस कारोबार से एग्जिट हो जाएगी। क्योंकि बहुत जगह तो छोटी कंपनियों के पास एसेट्स भी नहीं है। बड़ी कंपनियों के पास तो बेचने के लिए एसेट्स, ब्रांड्स और बाकी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन ये प्रक्रिया सफल नहीं हुई। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि आईबीसी की पूरी प्रक्रिया इतनी पेचीदा है कि वो बड़ी कंपनियों को ही नहीं संभाल पा रही, तो छोटी कंपनियों का मामला कैसे हल करेगी। और दूसरी बात जो आपको शुरू ने बताई कि बैंक्स खुद तैयार नहीं है। बैंक्स को लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा छोटी कंपनियों को कर्ज देने में। और इस विंडो की असफलता जो अभी दिख रही है कि केवल 2 केस आए, ये बता रही कि अगर आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ने के साथ छोटे उद्योगों में डिफ़ॉल्ट की समस्या बढ़ती है तो उन्हें समाधान कैसे मिलेगा। इसका फिलहाल अभी कोई कानूनी समाधान उपलब्ध नहीं है। भारत की जनसंख्या आधिकारिक तौर पर चीन से ज़्यादा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी आंकड़ा बताता है कि भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। सर, ये आंकड़ा कितना अहम है समझना? आंकड़े को, ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है और इसे समझने के लिए हमें इसको इसके भीतर जाकर देखना होगा और इसको हम कैसे ले सकते हैं। ये भारत की आबादी चीन से ज़्यादा बड़ी होना उपलब्धि से ज़्यादा हमें लगता है चुनौती है। अगर इस आंकड़े को भीतर से देखें तो भारत में अब करीब 25% पॉपुलेशन ऐसी है 0 से 14 साल की, यानी वो बच्चे हैं। 18% पॉपुलेशन 10 से 19 साल की है जो अगले 1 साल के अंदर रोजगार के बाजार में खड़ी होगी रोजगार मांगने के लिए। और 26% आबादी ऐसी है जो 10 से 24 साल की, जो बिल्कुल रोजगार के लिए खड़ी हुई है। और 68% ऐसी आबादी है जो रिटायरमेंट के करीब बढ़ रही जो है या जो मिडिल एज में काम कर रही 15 से 64 साल की। और बुजुर्गों की आबादी 7% है जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। तो सबसे बड़ा जो भारत का मैन पावर हिस्सा है, जिसे कि आप माने जो 10 से 24 साल के जो 24 साल 15 से 64 साल के और 24 साल के एज के जो लोग हैं, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से के लिए रोजगारों का क्या होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है भारत के लिए। और अभी मौजूदा परिस्थिति में जो हमने पिछले 2-3 साल में रोजगारों का परिदृश्य देखा, जहाँ जहाँ से रोजगार निकल रहे थे वहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट सीमित होता चला गया है। सरकारी नौकरियों में भी अब सरकार स्थायी रोजगार के बजाय स्थायी रोजगारों की तरफ जा रही है। तो ये सूचना तो बड़ी है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश हो गया है, पर भारत दुनिया में सबसे विकट बेरोजगारी वाला देश भी है जो इस आंकड़े के भीतर छिपा हुआ है। और इसलिए शायद इस आंकड़े की रोशनी में भारत सरकार को बजटों का, राज्य सरकारों को अपने कामकाज का पूरा तौर तरीका बदलना होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी अगले 10 साल में होगी जिसके पास ना सेविंग होगी ना भविष्य होंगे। अभी हाल में ही इस तरीके की रिपोर्ट आई है कि भारत में अधिकांश ग्रेजुएट्स के पास कोई स्किल नहीं है और इसलिए उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हमने अपने इकोनॉमिक में पिछले सप्ताह जब चर्चा की थी भारत में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के संदर्भ में, तो हमने ये चर्चा की थी कि अगले भारत का $5 ट्रिलियन का $3.4 ट्रिलियन के आकार से $5 ट्रिलियन का सफर बेरोजगारी बढ़ाने वाला सफर तो होगा। ग्रोथ तो हमें दिखाई देगी पर रोजगार नहीं होंगे, लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाई देगी। तो इन दोनों आंकड़ों को उस रोशनी में हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। आज बड़ी खबरें एक नहीं 2 हैं। पहले बात करेंगे टैक्स डिपार्टमेंट की। टैक्स डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स से और जीएसटी से, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ अहम खबरें आई।
पहली बात जीएसटी की। जीएसटी उगाही की सीमित ग्रोथ को देखते हुए टैक्स अधिकारी आने वाले दिनों में ऐसे मामलों की जांच कर सकते हैं, उनका दायरा बढ़ा सकते हैं जिनमें उन्हें टैक्स चोरी का शक है। टैक्स अधिकारियों ने हाल के दिनों में कई ऐसे मामले पकड़े जिनमें जीएसटी को बचाने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। क्या हथकंडे थे ये समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दूसरी खबर बता दें कि स्टार्टअप में हुआ एंजल निवेश आयकर विभाग के रडार पर है। वित्त वर्ष 2018-19 से 20-21 के दौरान कई स्टार्टअप ने भारी प्रीमियम पर एंजल निवेश हुआ है। आयकर विभाग को शक है कि टैक्स चोरी के लिए मोटे प्रीमियम पर निवेश किया गया है, जिसको लेकर अब जांच हो रही है। तो ये दो बड़ी खबरें। पहली बात जीएसटी। सर, जीएसटी बचाने के लिए किस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे थे, क्या शक है? जीएसटी का संग्रह वैसे बढ़ रहा है, आपको आंकड़ों में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सरकार और जीएसटी विभाग ये मान रहा है कि संभावनाओं से काफ़ी कम है। और हाल के दिनों में एक बड़ा हिस्सा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला है वो रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए फ्रॉड्स का है। बहुत सारी कंपनियों ने कहीं किसी दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कहीं दूसरे राज्य से वो सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे मामले 2018 से 2023 के बीच बड़ी संख्या निकली है और सारे राज्यों से आई है, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, गुजरात से, हरियाणा से। इन फ्रॉड्स से ये पता चल रहा है कि जीएसटी में बहुत बड़ा इवेजन चल रहा है अंदर। अब आप कहेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीएसटी के आंकड़ों की एनालिसिस करता है और जीएसटी और इनकम टैक्स के आंकड़े एक दूसरे से मिले हुए हैं और इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम 30 से 32 ऐसे सेक्टर्स पाए गए हैं उद्योग के और कामकाज के जहां इस तरीके की रजिस्ट्रेशन रिलेटेड फ्रॉड हुए हैं और जहां से टैक्स की चोरी हो सकती है। और इसलिए आने वाले समय में इनकम टैक्स के छापे या इनकम टैक्स की कार्यवाही बढ़ने की संभावना है, ताकि पता चलाया जा सके कि जीएसटी में ये फ्रॉड किस तरह से हो रहा है। सर, एंजल इन्वेस्टर वाली खबर, वहाँ क्या हो रहा था? एंजल इन्वेस्टर्स को लेकर भी हम लगातार देख रहे हैं कि इनकम टैक्स अपने पुराने आंकड़ों से बहुत सारे संदर्भ निकालकर, पिछले 3-4 साल के संदर्भ निकालकर कार्यवाही शुरू कर रहा है। एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टार्टअप कंपनियों में अपनी पूंजी के आधार पर निवेश करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स में हाई वैल्यूएशन पर जो निवेश हुआ था, यहाँ भी वही वैल्यूएशन की समस्या है, जिस समस्या को हम लगातार देखते आ रहे हैं। हाई वैल्यूएशन में स्टॉक्स बेचे गए थे और इसी तरह से हाई वैल्यूएशन में कंपनियों ने अपने शेयर एंजल इन्वेस्टर्स को बेचे थे। और ये लेन देन कितना पारदर्शी था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस पर शक हो रहा है, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पर वो शेयर खरीदे गए थे, क्या उसमें टैक्स का भुगतान पारदर्शी तौर पर हुआ था? कंपनियों ने जो वैल्यूएशन दिखाया था उसके पीछे उनके कामकाज क्या थे? तो अब धीमे धीमे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो शिकंजा है या उसकी जो छानबीन है वो स्टार्टअप के वैल्यूएशन के स्पेस में भी प्रवेश करने लगी है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। अदानी ग्रुप की तरफ से कर्ज के बोझ को कम करने के लिए, घटाने के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2023 में के दौरान ग्रुप के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ा है और ये 21% बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर 2.3 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्ज दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कमाई बढ़ने की वजह से कर्ज लौटाने की क्षमता को लेकर भी कुछ राहत है, वो बढ़ी है। सर, पहला सवाल, कर्ज बढ़ा है वो किस तरीके का है, किस नेचर का वो कर्ज समग्र रूप से बढ़ा है और ये बात पिछले साल से लगातार कही जा रही थी और हमने अपने कार्यक्रमों में अलग अलग आपको बताया भी था कि अडानी समूह की बुनियादी जो मर्ज है वो कर्ज की ही है कि सीमा से अधिक कर्ज लेना, पर कई सारी परियोजनाओं में अपने को फैला देना और उसके बाद उन्हें संभालने के लायक उनसे रिटर्न नहीं आना और कर्ज लेना। कर्ज के आंकड़े में बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी है, चूंकि 2022 से 2023 के बीच में और अडानी समूह के सारे कामकाज के बारे में जांच पड़ताल, कर्ज पर चर्चाएं, आशंकाओं की शुरुआत इस साल जनवरी से होती हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के तौर पर। लेकिन आप पीछे चलें तो आपको ध्यान होगा कि पिछले साल अक्टूबर में एक पहली रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी समूह के कर्ज पर सवाल उठाया गया था और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह अपने कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होगा, इतना अधिक कर्ज ले रखा है। ये रिपोर्ट ठीक उस समय आई थी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी की, जब अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया था और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से कर्ज लिया था। जो कर्ज बढ़ा है, कर्ज की बढ़ोतरी अगर आप 2019 के आधार पर देखें तो $1.5 बिलियन से अब 2.3 ट्रिलियन डॉलर से 2.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा जो कर्ज बढ़ा है उसमें बढ़ोतरी हम आंकड़ों को देखें तो विदेशी कर्ज का है। विदेशी बॉन्ड 2023 में सबसे बड़ा हिस्सा लिए हुए हैं, करीब 39% कर्ज बॉन्ड्स के जरिए लिया गया है और बॉन्ड्स के जरिए लिया गया कर्ज ज़्यादा बड़ी दरार है क्योंकि कीमतें बाजार में बढ़ रही हैं, बॉन्ड हैं ब्याज दरें बढ़ने के कारण है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से अडानी समूह ने बड़ा कर्ज लिया है। इस पर हम चर्चा करते रहे कि जब भारतीय बैंकों ने कर्ज का बोझ बढ़ते देखा और अडानी समूह को शायद कर्ज की और ज़रूरतें पड़ी तो
उसने विदेश से कर्ज लिया। 29% कर्ज अडानी समूह का ग्लोबल बैंकों से आया है। और इसके अलावा बाकी कर्ज अलग अलग स्रोतों से, शेयर बाजार, शेयरों को गिरवी रखकर और अन्य तरीकों से आया, भारत के और बैंकों से भी आया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कर्ज 2022 में ज़्यादा था, पर 2023 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल से, भारत के बैंकों से कर्ज नहीं लिया गया। अडानी समूह ने लगभग अपनी पूरी फिनांसिंग को ग्लोबल बैंक से, बॉन्ड से और बाकी जो प्राइवेट प्लेसमेंट के अलग और तरीके थे, एनबीएफसीज थे, उन पर केंद्रित कर दिया। सर, आने वाले दिनों में अब कर्ज की क्या स्थिति बनी रह सकती है? इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा जिसका इस्तेमाल अडानी समूह अपने तरह से अपनी व्याख्याओं के लिए करेगा और लोगों को समझ में आएगा, वो अडानी का डेट टू ईबिटा रेशियो है, जो कि जिसके पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी अपनी कमाई के रेशियो में कितना कर चुकाने में कितनी सक्षम है। तो ये इस रेशियो में 3% के आसपास की, 3.2% के आसपास दिखाई दे रही है। हालांकि 2013 में काफ़ी ऊंचा था ये रेशियो, लेकिन तब कंपनी काफ़ी छोटी थी, पर कर्ज के अनुपात में भी 3.2% के आसपास है। इसकी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती कि कितना बेहतर है, कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स कितने मजबूत हैं, उनके आधार पर। लेकिन अभी फिलहाल इस कर्ज में, जो कर्ज हमें दिख रहा है, इसमें केवल एक ही हिस्सा है जिसे चुकाने की कोशिश अडानी समूह ने शुरू की और उसमें कुछ हिस्सा चुकाया भी गया है, जो शेयरों के बदले कर्ज लिया गया था। इसके अलावा जो बाकी डेट है वो अभी वैसा ही है। और इस साल और अगले साल 2-3 बड़ी बॉन्ड देनदारियां अडानी समूह के सामने आ रही हैं। इसे चुकाने के लिए अडानी समूह को या तो इक्विटी बेचनी पड़ेगी या राजस्व के नए तौर तरीके ढूंढने पड़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। कंपनियों में फंसे कर्ज की उगाही के लिए आने वाले दिनों में प्रयास तेज हो सकते हैं। सरकारी बैंकों ने ऐसी 300 कंपनियों की लिस्ट तैयार की है जिनमें 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज फंसा हुआ है। NARCL इन खातों का आकलन कर रही है और माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान 25 कंपनियों से IBC के जरिए वसूली प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस लिस्ट में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर एंटरप्राइजेज जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए पहली बार केरल ने वाटर बजट पेश किया है। पहले चरण में इस प्रोजेक्ट में 94 ग्राम पंचायत और 15 ब्लॉक पंचायतों में लागू किया जाएगा। वाटर बजट का विचार सबसे पहले 2019 में आया था। वाटर बजट किसी स्थान विशेष पर पानी की उपलब्धता और उस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर उसकी खपत के बारे में आंकड़े उपलब्ध कराएगा। उद्देश्य वही कि पानी के उचित उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करें और पानी की बर्बादी रोकी जा सके। वाटर बजट के जरिए किसी क्षेत्र विशेष में पानी की उपलब्धता के अनुसार उसके उपयोग को विनियमित किया जाता है। एयर इंडिया के निजीकरण के बाद सरकार अब एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस यानी AIESL का विनिवेश कर सकती है। AIESL को खरीदने के लिए एयर इंडिया की तरफ से जर्मनी की कंपनी लुफ्तांसा टेक्निक और फ्रांस की एयरलाइंस की इंजीनियरिंग यूनिट से बात चल रही है। जब AIESL के विनिवेश के लिए सरकार आगे बढ़ेगी तो एयर इंडिया की अगुवाई वाला ज्वाइंट वेंचर उसको खरीदने के लिए बोली लगा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा 7 गुना बढ़कर $34.79 अरब हो गया है। रूस से सस्ते क्रूड ऑयल के बढ़ते आयात की वजह से रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ा है। चीन के बाद रूस ऐसा दूसरा देश है जिसके साथ भारत का व्यापार घाटा सबसे ज़्यादा है। अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $71.58 अरब है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? एयर इंडिया की जो दूसरी सब्सिडियरी है जिसको बेचने की बात चल रही है, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, इसे लेकर काफ़ी घटनाक्रम है बाजार में। और एयर इंडिया के लिए स्वाभाविक भी है क्योंकि एयर इंडिया के जहाज़ों के मेंटेनेंस की सुविधा के लिए बनाई गई कंपनी थी और ये कंपनी अब पूरे एयर इंडिया के नेटवर्क के साथ वैसे भी काम कर रही है। तो देखते हैं कि इसे टेक ओवर करने के लिए टाटा समूह कितनी बोली लगाता है, इस कंपनी के वैल्यूएशन कैसे होते हैं और इसमें कौन कौन भागीदार हो सकता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पहल केरल से वाटर बजटिंग की शुरू हुई है। भारत में नीति आयोग ने भी पिछले 3-4 सालों में कई बार इस तरीके की कोशिश की है कि वाटर बजटिंग को लेकर, पानी की कमी और पानी की व्यवस्था को लेकर नए तरीके के नियम बनाए जाएँ, वाटर चार्जेस बढ़ाए जाएँ, पानी के उपयोग पर अलग से नई शर्तें और नई पाबंदियां लगाई जाएं। इस संदर्भ में केरल की पहल देखने लायक होगी। अगर ये प्रक्रिया सफल होती है तो देश के अन्य हिस्सों में भी पानी को लेकर जो नई पहल की कोशिश चल रही है उसे थोड़ा सहारा या समर्थन मिलेगा। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी शाम 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।